दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अमरूद की उन्नत बागवानी पर तकनीकी सलाह। जैविक खेती अपनाएं, गुणवत्ता युक्त पैदावार पाएं। गरीबों का सेब अमरूद की बात करें तो इसमें विटामिन सी और पैक्टीन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। इसीलिए इसकी बाजार में मांग वर्ष भर अच्छी रहती है और रेट भी अच्छा मिलता है। इसके लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान इसकी बागवानी करना चाहते हैं तो किसान कैसे करें, इसकी उन्नत तकनीक से बागवानी, इस बारे में जानते हैं कोटा के डॉक्टर राकेश कुमार यादव से। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमरूद का जो बगीचा, अमरूद कोई भी फल वाला बगीचा हो, उसका जो हम तैयारी करते हैं वो मई के महीने से शुरू कर देते हैं। गरीबों के सेब अमरूद की बात करें तो इसमें विटामिन सी और पैक्टीन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। मिट्टी, ये सख्त किस्म की फल है और इसकी पैदावार के लिए हर तरह की मिट्टी अनुकूल होती है, जिसमें हल्की से लेकर भारी और कम निकास वाली मिट्टी भी शामिल है। इसकी पैदावार 6.5 से 7.5 pH वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। इसके बाद में ये भी देखना चाहिए कि जो हम जिस नर्सरी से पौधे लेके आए हैं वो रोग मुक्त हों। कई बार क्या होता है कि वहाँ नेमेटोड की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, तो एक ये भी ध्यान रखें कि विश्वसनीय नर्सरी से लाएं जिसमें नेमेटोड की समस्या नहीं हो। अमरूद की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें पंजाब पिंक, इस किस्म के फल दरमियाने से बड़े आकार और आकर्षक रंग के होते हैं। गर्मियों में इनका रंग सुनहरी पीला हो जाता है। इसका गुद्दा लाल रंग का होता है, जिसमें से अच्छी खुशबू आती है। इसके एक बूटे की पैदावार तकरीबन 155 किलो तक होता है। इलाहाबादी सफेदा, इसकी टहनियाँ फैली हुई होती हैं। इसका फल नर्म और गोल आकार का होता है। इसके गूदे का रंग सफेद होता है, जिसमें से आकर्षक खुशबू आती है। अर्का अमूल्य, इसका बूटा छोटा और गोल आकार का होता है। इसके पत्ते काफी घने होते हैं। इसके फल बड़े आकार के, नर्म, गोल और सफेद गुद्दे वाले होते हैं। इसके एक बूटे से 144 किलोग्राम तक फल प्राप्त हो सकता है। सरदार, इस L49 के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे कद वाली किस्म है, जिसकी टहनियाँ काफी घनी और फैली हुई होती हैं। इसका फल बड़े आकार और बाहर से खुरदुरा जैसा होता है। इसका गुद्दा क्रीम रंग का होता है। खाने को ये नर्म, रसीला और स्वादिष्ट होता है। इसकी प्रति बूटा पैदावार 130 से 155 किलोग्राम तक होती है। श्वेता, इस किस्म के फल का गूदा क्रीमी सफेद रंग का होता है। इसकी औसत उपज 151 किलो प्रति वृक्ष होती है। एप्पल गुआवा, इस किस्म के फल दरमियाने आकार के गुलाबी रंग के होते हैं। फल स्वाद में मीठे होते हैं और इन्हें लंबे समय के लिए रखा जा सकता है। चित्तीदार, इसके फल इलाहाबाद सफेदा किस्म जैसे होते हैं। इसके अलावा इस किस्म के फलों के ऊपर लाल रंग के धब्बे होते हैं। पौधे लगाने का समय फरवरी, मार्च या अगस्त, सितंबर का महीना अमरूद के पौधे लगाने के लिए सही माना जाता है। गड्ढे का आकार 1 गुणा 1 मीटर रखें। गड्ढे की खुदाई के लिए 20 दिनों बाद प्रत्येक गड्ढे में गोबर की सड़ी खाद 20 किलो, NPK 150 ग्राम की भराई करके पौधे लगाने चाहिए। पौधे लगाने के लिए 6 × 5 मीटर का फासला रखें। यदि पौधे वर्गाकार ढंग से लगाते हैं तो पौधों का फासला 7 मीटर रखें। इसमें 132 पौधे प्रति एकड़ लगाए जाते हैं। सिंचाई, पहली सिंचाई पौधे लगाने के तुरंत बाद और दूसरी सिंचाई तीसरे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो अब पौधे आपके चल रहे हैं, तो इस समय आप क्या कर सकते हैं? बगीचों में यदि बारिश नहीं हुई है तो एक तो पानी का ध्यान रखें, और अभी तो कोई कीट बीमारियां ज़्यादा कुछ आएगी नहीं, लेकिन थावलों को एक तो साफ रखें, समय पे पानी दें। वर्षा होती है तो उसमें समय पानी नहीं दें। पौधा पीला पड़ना शुरू होता है तो उसमें देखें कि कीट आ रहा है या कोई अपने पोषक तत्वों की कमी है, उन पे ध्यान दें। यदि पोषक तत्वों की कमी है तो हम स्प्रे के तौर पे भी दे सकते हैं। आजकल तो लिक्विड फर्टिलाइजर आ रहे हैं। पौधे की हर साल ये ध्यान रखें कि हर वर्ष पौधे को भी खाद और उर्वरकों की आवश्यकता होती है, तो हर साल उनका डोज और समय ध्यान रखें और कीड़े बीमारियों का विशेष ध्यान रखें।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। जैविक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ और प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल एवं वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जाता है। ये पद्धति रासायनिक कृषि की उपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी और स्थायी है। इस तरीके से खेती करने पर लागत कम लगने के साथ गुणवत्ता युक्त पैदावार मिलती है, जिसकी बाजार में अधिक मूल्य मिलता है, जिससे फायदा अधिक होता है। तो जो किसान जैविक खेती करना चाहते हैं वे कौन कौन से पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर AP राकेश से। विगत कई वर्षों से जैविक खेती के प्रति लोगों की उत्सुकता भी बढ़ी है और किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं। तो किसान भाई कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रख करके जैविक खेती कर सकते हैं। जैविक खेती के लिए जो मुख्य बात होती है इसकी जो परिभाषा है उसमें यह कह सकते हैं कि जैविक खेती फसल उत्पादन की वह पद्धति है जिसमें हम रासायनिक खादों, रासायनिक दवाओं, उर्वरक या जो दवाएं हैं उसका प्रयोग नहीं कर जो पोषण प्रबंधन के लिए जैविक खाद, जीवाणु खाद, हरी खाद वगैरह का प्रयोग करते हैं तथा जो कीड़े बीमारी है उसका नियंत्रण करने के लिए जैविक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैविक खाद के प्रमुख स्रोत कार्बनिक जैविक खाद स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौधों व जानवरों के मल मूत्र व अवशेष से तैयार किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट, केचुए की खाद, नेडप कंपोस्ट, हरी खाद, विभिन्न प्रकार की जालियां, जैव उर्वरक, चीनी मिल से निकली प्रेस मड, सीवेज से निकला उपचारित स्लज, गलीचा बुनाई के बाद बचा कतरन, बायोडायनामिक उत्पाद, ऋषि खेती, अग्निहोत्र इत्यादि हैं। इनके साथ साथ इनके निर्माण की स्थानीय स्तर पर जानकारी भी आवश्यक रूप से होनी चाहिए ताकि कंपनियों द्वारा उत्पादित रासायनिक खाद उर्वरकों पर निर्भरता समाप्त हो सके। फिर इसमें हम लोग कुछ जो कम इनपुट का विकल्प है उसको चुन सकते हैं और इसके लिए हमें हरी खाद है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमें जो कुछ और पोषण प्रबंधन के लिए बात जिसमें हमको ध्यान देने की जरूरत है उसमें जो जैविक खादों हैं उसका प्रयोग करें। जैविक खाद के साथ जीवाणु खाद का प्रयोग करें। जीवाणु खाद में जो दलहनी फसलों में राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो अन्य फसल है उसमें एजोटोबैक्टर का, PSB का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। कहने का तात्पर्य जिन पत्तियों पर रोग या कीट का आक्रमण दिखे उन्हें पौधों से तोड़कर जला दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए। उदाहरण स्वरूप बैगन का तना व फल छेदक कीट, गोभी का पत्ता खाने वाले कीट के झुंड जो पत्तियों पर दिखते हैं। सब्जियों के 2 खेत के भागों में बाढ़ के रूप में ऊंची फसल जैसे ज्वार, बाजरा या मक्का की खेती करना ताकि कीट उछलकर दूसरे खेत में न जा सके। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ती है हमें कीटनाशी या रोग प्रबंधन के लिए। तो कीट प्रबंधन या रोग प्रबंधन के लिए हम की गहरी जुताई करें, गर्मी में जुताई करें, सही बीज का इस्तेमाल, शुद्ध बीज का इस्तेमाल करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें। उसके अतिरिक्त जो जैसे नीम आधारित खल्ली है या अंडे की खल्ली इत्यादि का प्रयोग करें जिससे कि हमारा मिट्टी में जो लगने वाले कीड़े हैं उसका कम से कम आक्रमण हो सके। उसके अतिरिक्त जो बायोपेस्टिसाइड है, नीम आधारित कीटनाशी है, उसका प्रयोग करें। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो बायो एजेंट है उसका प्रयोग काफी बढ़ रहा है। तो बायो एजेंट में जो हम लोग जो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। उसके अतिरिक्त जो ट्राइकोग्रामा है जो अंड परजीवी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से इन सब चीज़ों का प्रयोग करके जो आधुनिक जैविक खेती है उसको हम लोग कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। राज्य मौसम विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर
श्री गंगानगर में आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा में हल्की गति की हवाएं चलने की संभावना है। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दे। देसी कपास में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनालफोस 25 EC 20 मिली या फेनवलरेट 20 EC 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में इस समय सफेद मक्खी दिखाई देने लगी है, अतः खेतों का नियमित निरीक्षण करें व आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रति पत्ती की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिन तरल साबुन की 5 मिली 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर या ट्राइजोफॉस 40 EC 250 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु 32 से 48 पीले रंग का ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। थ्रिप्स प्रकोप दिखाई देने पर थायोमेथोक्साम 25 WG 0.50 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हरा तेला कीट का प्रकोप हो तो रोकथाम के लिए एसीफेट 70 SP 2 ग्राम, डाइमेथोएट 30 EC 2.0 मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अगेती ग्वार में बारिश न होने की स्थिति में सिंचाई देवे। ग्वार की अगेती फसल में रसचूसक कीट जैसे सफेद मक्खी, हरा तेला आदि का प्रकोप चल रहा है। इनके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 2.5 मिलीलीटर या एसिटामिप्रिड 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग में सफेद मक्खी व हरा तेले से बचाव हेतु डाइमेथोएट 30 EC या ट्राइजोफॉस 40 EC का 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। वर्षा की कमी होने पर किसान भाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गन्ने की जड़ों के आसपास में मिट्टी चढ़ा देवे। फसलों में यदि तना छेदक या जड़ छेदक का प्रकोप दिखाई देवे तो फ्यूराडोन 30% कण 6 किलो प्रति बीघा या फोरेंट 10% कण 4 किलो प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। किन्नू के बागों में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देवे। जिन किसान भाइयों ने किन्नू के नए बाग लगाने के लिए गड्ढे तैयार कर रखे हैं, वो उनमें रोपण कार्य करें। पौधे उद्यान विभाग की नर्सरी व अन्य प्रमाणित नर्सरी से ही प्राप्त करें। बागों में लीफ माइनर कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु एसिटामिप्रिड 20 SP 0.4 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है गांव रेवात, जिला जालौर के किसान ओम प्रकाश ने। आपने मिनी दाल मिल मशीन के बारे में जानकारी चाहिए है तो ओम प्रकाश जी इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। दालें हमारे भारतीय भोजन का एक अभिन्न अंग है। हमारी थाली में दाल चावल, दाल रोटी, डोसा, इडली, सांभर का एक अमूल्य स्थान है। बिना दालों के लिए बिना हम अपने भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय दल अनुसंधान संस्थान ने कुटीर स्तर पे दाल के मिलिंग के लिए एक लघु दाल चक्की विकसित की थी। ये रबर स्टील डिस्क से बनी हुई मिल, इसमें इसकी क्षमता 1 घंटे में 1 क्विंटल प्रति घंटा करीब ये दाल की मिलिंग करती है। और जैसे हम लोग घरों में दालों को बनाते हैं कि भिगोते और सुखाते हैं, भिगोने और सुखाने से क्या होता है, छिलके की पकड़ कम हो जाती है और इसके बाद हम इसको पत्थर की चक्की से दर लेते हैं। दरने के बाद इसको हम सूप से उड़ा देते हैं। जितना भाग उड़ जाता है वो भूसी चूनी के रूप में निकल जाता है और जो मिल जाता है वो हमारी दाल कहलाती है। इसी घरेलू स्तर पर अगर हम बनाते हैं तो हम 1 घंटे में 10 किलो 5 से 10 किलो के बीच में बना सकते हैं, जबकि अगर हम इसको छोटी सी मोटराइज्ड मिल से अगर बनाते हैं तो हम 1 घंटे में 1 क्विंटल के करीब बना सकते हैं। मिनी दाल मशीन छोटे किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। अभी तक अधिकांश किसान दालों का उत्पादन करके सीधे मंडी में भेजते हैं, जिससे कम दाम मिलता है। अगर किसान दाल की प्रोसेसिंग करके उसे बेचेंगे तो अधिक कीमत प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय दल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित चक्की में रबर और स्टील डिस्क की 2 ऊर्ध्वाधर डिस्क होती हैं। इनके बीच का गैप हम दालों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और
भिगोना सुखाना इसलिए करते हैं कि हमको दाल की छिलके की पकड़ को कम करना है। एक ये प्री ट्रीटमेंट की तरह है, घरों के घरेलू स्तर पे इसको भून करके भी हम करते हैं, या हमने सिर्फ भिगोया और धूप में उसको सुखा लिया। सुखाने के बाद इसको रबर स्टील डिस्क की चक्की से हम इसको पास करते हैं और इसके साथ एक साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ है जो भूसी और चूनी को अलग कर देता है। ये दाल चक्की जो आसानी से मिल हो जाती हैं दालें, जैसे मटर, चना, इनके लिए बहुत उपयोगी है। अरहर के लिए थोड़ा सा इसको भिगोने का समय थोड़ा सा ज़्यादा मांगता है, और इसी चीज़ को ध्यान, और इसमें क्या है कि वर्टिकल डिस्क होने की वजह से इनके बीच का गैप जो है फिक्स होता है। जब अगर छोटे दाना कोई आता है तो वो खड़ा ही निकल जाता है, उससे दाल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसलिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ने एक इम्प्रूव दाल मिल का निर्माण किया। इसी चक्की में हमने एक ग्रेडर को ऐड कर दिया है, इसके नीचे एक ग्रेडर लगा हुआ है और एक एमरी रोलर लगा दिया है। चक्की वाला पोर्शन इसका एज सच रखा गया है। ये IIPR मिनी दाल मिल के नाम से कमर्शियली अवेलेबल है और इसकी लागत करीब 90 से 95 हज़ार के बीच पड़ती है। इसकी परचेज़ के लिए आप भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान में आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रेन को हम, जो कच्चा माल आता है उसको हम ग्रेड कर लेते हैं। ग्रेड करने से क्या होता है, हमको एक बराबर के दाने मिल जाते हैं, और इन दानों को जब हम एमरी रोलर से पास करते हैं तो उसको पिटिंग कहते हैं। तो दानों पे एक खरोंच सी पड़ जाती है, तो हम जब खड़े दाने को, अरहर के खड़े दाने को हम रात भर भिगोते थे, 8 घंटे करीब भिगोते थे। पिटिंग के बाद हम दाने को सिर्फ 2 घंटे भिगोते हैं। भिगोने और सुखाने के उपरांत हम इसको रोलर से नहीं पास करते, क्योंकि जिन दानों का छिलका उतर गया है उनका घर्षण की वजह से पाउडरिंग बढ़ती है और हमारी मिलिंग रिकवरी कम हो जाती है। दूसरा पास हम लोग रबर और स्टील डिस्क की चक्की से करते हैं। इससे क्या है कि हमारा जो दो छिलका उतारने की प्रक्रिया और दाल को तोड़ने के 2 भाग में विभाजित करने की प्रक्रिया चक्की से हम लोग करते हैं। साइक्लोन की सहायता से ये अलग हो जाता है। हमारे ये जो मिनी दाल मिल है, ये इसका नया स्वरूप है। इसमें हमने रोलर के साइज़ को थोड़ा बढ़ाया है, ब्लोअर के साइज़ को भी बढ़ाया है, और इसमें थोड़ा सा आवाज़ भी कम हुई है, शोर कम हुआ है इसका। ये 2 HP की सिंगल फेज़ मोटर से चलती है और एक बार में आपको भूसी चूनी अलग हो जाने की वजह से साफ़ दाल प्राप्त होती है। मसूर की दाल जो है उसमें कोई सी प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसको सीधे एमरी रोलर से हम निकाल सकते हैं। अरहर की दाल को क्लीनिंग ग्रेडिंग के बाद हमको पिटिंग करनी पड़ती है। पिटिंग के बाद हम उसको वाटर सोकिंग या भिगोना कहते हैं। भिगोने के बाद उसको हम ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के उपरांत हम उसको रबर स्टील चक्की से पास कर लेते हैं। चना और मटर जिसका छिलका आसानी से उतर जाता है, उसके लिए हम लोग सिर्फ चक्की का प्रयोग करते हैं। उड़द और मूंग की अगर छिलका चढ़ी हमको दाल चाहिए तो हम चक्की से ही उसको दाल बना सकते हैं, और अगर हमको छिलका उतारना है तो हमको रोलर का प्रयोग कर सकते हैं, और दाल को तोड़ने के लिए, विभाजित करने के लिए हम रबर स्टील डिस्क का प्रयोग करते हैं। मसूर का छिलका आसानी से उतर जाता है और उसको सिंगल पास में हम एमरी रोलर के ऊपर से जब पास करते हैं तो उसकी दाल बन जाती है। मलका मसूर प्राप्त करने के लिए ये एक आसान तरीका है। और उड़द मूंग को अगर हमको धुली हुई मूंग बनानी है या उड़द बनानी है तो उसके लिए पहले हम रोलर से उसको पास करके उसका छिलका उतारते हैं, और तोड़ने के लिए हम रबर स्टील डिस्क चक्की का प्रयोग करते हैं। इस मशीन को बिजली और ट्रैक्टर द्वारा आसानी से चलाया जा सकता है। इसमें से उत्तम दाल आप होलसेल मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मशीन की उपलब्धता ये कमर्शियली यहाँ पे कानपुर में ही बनाई जा रही है, और इस मशीन के परचेज के लिए आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।